हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटर नॉलेज। और आज हम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की क्या क्या इम्पॉर्टेंस हो सकती है, किन किन एरियाज में ये यूज़ किया जा सकता है, इसे हम लोग आज समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंस है आपकी बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कंजप्शन। मतलब कि आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक तरह का बेस है बाकी सारे लॉज के लिए। तो हम समझ लेते हैं और बाकी सारे लॉज कौन कौन से हो सकते हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन से रिलेटेड 3 लॉज होते हैं। सबसे पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड और थर्ड है आपका कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मतलब इन तीनों लॉज के बेस बनता है आपका ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो समझते हैं पहले इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कैसे इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अ कंज्यूमर डज नॉट स्पेंड हिज ऑल इनकम ऑन दी वन कॉमोडिटी। एक और सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आया। वहाँ पे हमने समझा कि जब हम एक ही गुड पे अपना पैसा खर्च करते हैं या एक ही यूनिट को कंज्यूम करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। उसी को बेस मानकर नेक्स्ट लॉ लेकर आया गया जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो उनको समझ लग गई कि हम अपनी इनकम को एक ही यूनिट पे स्पेंड नहीं करेंगे, हम अपनी इनकम को क्या है एक से ज़्यादा यूनिट पे स्पेंड करेंगे। इट इज़ सो बिकॉज द कंज्यूमर को पता लग गया इफ़ ही बाइज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ सेम कॉमोडिटी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। इसीलिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए हमें इनकम को ऐसे स्पेंड करना चाहिए, मतलब एक से ऊपर क्वांटिटीज़ पे उसको इनकम को स्पेंड करना चाहिए ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन सच अ वे दैट लास्ट यूनिट मनी स्पेंड ऑन डिफरेंट कॉमोडिटी। मतलब जो हम मनी का लास्ट यूनिट स्पेंड कर रहे हैं अलग अलग कॉमोडिटी से, उससे हमें इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले। ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैं आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो वहाँ पे आपको समझ लग जाएगी कि हम इस तरह से उसको इस्तेमाल करें अपनी इनकम को ताकि जो लास्ट यूनिट हम मनी का स्पेंड कर रहे हैं दो कमोडिटीज़ पे, उन दोनों से ही हमें सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिले। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंस हो गया इस लॉ का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड में क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इस लॉ की। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, देखो लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता क्या था कि एक कंज्यूमर तभी ज़्यादा चीज़ें खरीदता है जब उसका प्राइस कम होता है। हमें ने यही कहा था कि इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है आपके डिमांड और प्राइस में, ये चीज़ पढ़ी थी। इट इज़ सो बिकॉज ये इसी वजह से ही होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं किसी कॉमोडिटी की तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। द कंज्यूमर विल देयर फॉर बाय, कंज्यूमर बाय कब करता है ज़्यादा कॉमोडिटीज़, जब उसका प्राइस क्या होता जाए, कम होता जाए। मतलब ये वाली सारी चीज़ आपके डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही रिलेट करके बनी है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन कि डिमांड कम हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों जाती है। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस भी इसी पर ही लॉ पे बेस होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी में। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो अच्छे से देख लीजिएगा। वहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस का बारे में बताया था कि हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को माइनस करवा के कंज्यूमर सरप्लस को ढूंढते हैं। मतलब ये वाला लॉ भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे ही बेस्ड होता है। दिस सरप्लस यूटिलिटी इज कॉल्ड कंज्यूमर्स सरप्लस। मतलब वो हम जो निकालते हैं उस सरप्लस को, वो होता था आपका कंज्यूमर का सरप्लस। वो यही बताना चाह रहे हैं कि बेस क्या है इन तीनों थ्योरीज का, इक्वी मार्जिनल का, डिमांड का और कंज्यूमर सरप्लस का। इन तीनों का बेस आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही है क्योंकि हमें वहाँ से पता लग जाता है कि जब हम एक ही कॉमोडिटी पे पैसा खर्च करते हैं या फिर एक ही कॉमोडिटी लेते जाते हैं, कॉन्टिन्यूस कंजप्शन करवाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी ये तीनों लॉज आगे बनाए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है आपकी वैरायटी इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। मतलब हमें अब कुछ वैरायटी मिल जाती है प्रोडक्शन में और कंजप्शन में। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दैट वैरायटी इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज फाउंड। यही हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस कंजप्शन करवा रहे हो एक कॉमोडिटी के
तो उससे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलती है कंज्यूमर को। सो एवरी प्रूडेंट कंज्यूमर स्टॉप्स द कंजप्शन ऑफ दैट गुड। अब क्या करेगा, कंज्यूमर को पता लग चुका है कि एक ही कॉमोडिटी को बार बार मैं लेता जाऊंगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब वो अपनी कंजप्शन क्या करेगा, कुछ लिमिट तक ही वो चीज़ खरीदेगा या लेगा, उसके बाद अपनी कंजप्शन को दूसरी कॉमोडिटी पे शिफ्ट कर लेगा। मतलब उसको वैरायटी मिल गई है कंजप्शन की, ये चीज़ उन्होंने बताई है। सो द प्रोड्यूसर्स, अब प्रोड्यूसर्स को भी वैरायटी मिल गई कि वो एक गुड ही को ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो क्या है, एक से ज़्यादा गुड या वैरायटी प्रोड्यूस करेंगे ताकि कंज्यूमर भी उसको खरीद पाए, और कंज्यूमर भी क्या है, एक से ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स लेना शुरू कर देगा। तो यही हुआ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने हमें बता ही दिया कि एक ही बार बार कंजप्शन करते जाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो हमें कुछ ना कुछ कंजप्शन में और प्रोडक्शन में वैरायटी मिल जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने सिग्निफिकेंस किया था टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के डिफरेंस में। तो पहला पॉइंट पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू था वहाँ पे। उसका मतलब यही होता है कि आपका वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ कुड नॉट प्रिसाइजली एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ डायमंड इज़ मोर देन दैट ऑफ वाटर। यदि एडम स्मिथ ने ये अच्छी तरह से नहीं बताया कि क्यों डायमंड की वैल्यू ज़्यादा है पानी से यूटिलिटी, लेकिन क्या होता है, यूटिलिटी डायमंड की कम होती है पानी से। हमने वहाँ पर भी यही कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था कि आपको वाटर से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, वाटर से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन डायमंड से कम सेटिस्फेक्शन मिलती है और उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यदि ये वाला कंसेप्ट था पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू में, लेकिन एडम स्मिथ ने अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया। टू एक्सप्लेन दिस पैराडॉक्स उसने डिवाइड तो कर दिया इसको दो पार्ट्स में, पहला है वैल्यू इन यूज़ और सेकंड है आपका वैल्यू इन एक्सचेंज। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम गुड्स हैविंग मोर वैल्यू इन यूज़, मतलब ऐसे गुड जिसका यूज़ ज़्यादा है, जिसको हम लोग भरपूर यूज़ करते हैं, उनका प्राइस हमेशा कहते हैं लो होता है, प्राइस कम होता है। जिनकी क्या है, वैल्यू इन यूज़ क्या है, ज़्यादा होता है, उनका प्राइस हो जाता है कम। और ऐसे गुड्स दोज हैविंग मोर वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब जिनका वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा होता है, उन गुड्स का प्राइस भी ज़्यादा होता है। वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है, उनका प्राइस कम होगा, और जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो लेकिन इन्होंने कोई, एडम स्मिथ ने ये कंसेप्ट तो दे दिया लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं बताया। तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये वाले पैराडॉक्स को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दैम उन्होंने क्या बताया है कि अबंडेंट सप्लाई है हमारे पास, मतलब पानी भी बहुत ज़्यादा है, एयर बहुत ज़्यादा है, जिनकी हमारे पास भरपूर सप्लाई होती है, एंड द सेम आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, इन चीज़ों के बिना हम रह नहीं पाते। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अबंडेंट में है ना, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी वैसे वैसे उन चीज़ों का प्राइस भी कम होता जाता है। तो मतलब वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब पानी और एयर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, देखो वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपका प्राइस उन चीज़ों का फॉल करता है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, हमने पढ़ा था कि एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, हम लोग अबंडेंट क्वांटिटी है वाटर के सिप्स को ले रहे हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि इन चीज़ों की हम लोग कॉन्टीन्यूस कंजप्शन करते हैं। ये तो हमने पढ़ा वैल्यू इन यूज़ का। इसीलिए गुड्स हैविंग मोर वैल्यू इन यूज़ हैव लेस मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिन गुड्स की वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, सो देयर प्राइस ऑल्सो बिकम लेस। ऑन द कंट्रेरी एक्सपेंसिव गुड्स है, एक्सपेंसिव गुड्स हो गया आपकी गोल्ड सिल्वर डायमंड, उनका वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा होता है, मतलब उसका एक्सचेंज करने हमें प्राइस ज़्यादा मिलता है उन चीज़ों का,
लेकिन क्या होता है, वो बहुत कम पाई जाती है, उनकी सप्लाई बहुत कम होती है। सप्लाई कम होने की वजह से हम उनकी कॉन्टिन्यूस कंजप्शन करवा नहीं पाते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, स्लोली स्लोली फॉल्स करती है, एकदम फॉल नहीं करना शुरू कर देती। वो भी फॉल तब भी करेगी जब हम उस चीज़ को बार बार कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करवाएंगे या लेंगे उस चीज़ को। इसीलिए इन चीज़ का प्राइस क्या रहता है, हाई रहता है। तो इस पॉइंट पे आप लोग आ जाइए कि जिन चीज़ों की वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है तो उसका प्राइस ज़्यादा रहता है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी उसमें स्लोली स्लोली फॉल होती है, या फिर हम कह सकते हैं इन गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। देखो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आपके पास डायमंड है, डायमंड बहुत कॉस्टली होता है, ये वैल्यू इन एक्सचेंज में माना जाता है। तो डायमंड आपने एक ले लिया, दो ले लिए, देखो इतना पैसा लग जाता है डायमंड लेने पे। तो पीछे से सप्लाई भी कम है, स्कार्स है, वो चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही। तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जब ढूंढने जाओगे तो वो क्या होती है, हाई होती है। या फिर अगर लो भी होती है, एक डायमंड लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, तो बहुत धीरे धीरे ही कम होना शुरू होती है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपके पास अबंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपकी कंजप्शन उन चीज़ों की ज़्यादा होती है, कॉन्टीन्यूस होती है, उस वजह से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है तो प्राइस भी कम होता है। लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब जो कॉस्टली आइटम्स हैं, बहुत रेयर है, स्कार्स हैं, जिनकी पीछे से सप्लाई शॉर्ट है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम तो होती है, बट धीरे धीरे या मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, हम ये कह सकते हैं। उसकी वजह से इन चीज़ों का प्राइस भी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। नेक्स्ट आता है आपका, प्राइस को डिटरमिन किया जाता है इस लॉ से। प्राइस ऑफ एवरी कॉमोडिटी इज डिटरमिन बाय इट्स डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कैसे होती है कॉमोडिटी की, कहते हैं डिमांड कॉमोडिटी की डिपेंड करती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पे। अगर सेलर को बहुत सारे यूनिट्स को सेल करना है तो क्या कराएगा, वो प्राइस को कम करवा देगा। इफ अ seller wants to sell more units of a commodity, he will have to reduce price। क्यों प्राइस को रिड्यूस करवाना पड़ता है, इट इज़ बिकॉज क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स उसको कम मार्जिनल यूटिलिटी देते हैं। मतलब हम लोग जब प्राइस को कम करवाते हैं तो लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, मोर यूनिट्स खरीदते हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। द कंज्यूमर, अब कंज्यूमर अपनी तरफ से क्या सोचेगा कि वो ज़्यादा कॉमोडिटीज़, ज़्यादा यूनिट्स तभी खरीदेगा ना जब उसका प्राइस कम होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है तो प्राइस उस चीज़ का कम हो जाता है। तो ये वाला कंसेप्ट आपका यहाँ पर चल रहा है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ मोर प्राइस इज फिक्स्ड, अब देखो प्राइस ज़्यादा है किसी चीज़ का तो हम उस क्वांटिटी को पहले से ही क्या है, कम खरीदेंगे। कम खरीदेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती, वो स्लोली स्लोली फॉल होगी या फिर बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम उसकी कॉन्टिन्यूस कंजप्शन करवा ही नहीं पा रहे हैं प्राइस ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन में ये कंसेप्ट आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट है टैक्सेशन में, मतलब बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। एट द टाइम ऑफ लेविंग प्रोग्रेसिव टैक्स, कहते हैं टैक्स लगाते हुए एक फाइनेंस मिनिस्टर भी इस लॉ को ही अप्लाई करता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें क्या है, टैक्स इंक्रीज, मतलब ज़्यादा किन पे लगता है, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, और टैक्स कम लगता है जिनकी इनकम कम होती है। बिकॉज विद इंक्रीज इन इनकम, देखिए कहते हैं इंक्रीज, जब इनकम में इंक्रीज आता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, कम होना शुरू हो जाती है। इनकम बढ़ी, हम कॉमोडिटीज़ को ज़्यादा लेते हैं, उस वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी की बात की है, वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने सारी नेसेसिटीज तो अपनी पूरी कर लेनी होती है। इनकम बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कम होना शुरू हो जाती है। इफ पर्सन विद मोर इनकम आर टैक्स्ड एट हायर रेट, कहते हैं ज़्यादा इनकम वालों पर अगर हम लोग ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, देन दे विल हैव टू मेक द सेम सेक्रीफाइस एज पर्सन विद लेस इनकम हु आर टैक्स्ड एट लोअर रेट। देखो चीज़ तो वहीं आ जाती है, सेक्रीफाइस तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। अगर इनकम किसी की कम है उस पर टैक्स कम लगाया जाता है, इनकम किसी की ज़्यादा है उस पर टैक्स क्या है, ज़्यादा लगाया जाता है। इसका मतलब उन दोनों को सेक्रीफाइस अपने अकॉर्डिंग करना पड़ रहा है।
द रीजन बीइंग दैट मार्जिनल यूटिलिटी मनी ऑफ पुअर इज मोर देन टू द रिच। ये आपको मैं बता देती हूँ। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो पुअर की होती है वो ज़्यादा होती है रिच पर्सन से, क्योंकि पुअर के पास क्या है, इनकम कम है और उस इनकम में उसको क्या है, गुजारा करना पड़ता है। तो जितनी भी इनकम होती है ना गरीब लोगों के पास, वो सारी की सारी ही लगा देते हैं, कॉन्टिन्यूसली अपनी क्या है, इनकम को लगा देते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की होती है ना, वो पुअर की ज़्यादा होती है, क्योंकि पुअर क्या है, मनी को कॉन्टिन्यूसली कंजप्शन में लगा देते हैं। उनकी इनकम कम होने की वजह से वो सारा पैसा अपना खर्च कर देते हैं। यहाँ पे हमने मनी की बात की है, ये आपको ध्यान में रखना है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो पुअर की होती है वो ज़्यादा इसी वजह से होती है, और रिच की कम होती है क्योंकि रिच के पास काफ़ी इनकम पहले से ही है, वो मनी का कम इस्तेमाल करते हैं। मनी का कम इस्तेमाल करने से कॉन्टिन्यूस कंजप्शन नहीं करवाते हैं जब किसी चीज़ों पे, तो उनसे क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी उनकी कम होती है, क्योंकि वो कम कंजप्शन करवा रहे हैं, अपनी मनी को कम यूज़ करवा रहे हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को भी इस लॉ से बहुत एडवांटेज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना है अगर किसी कंज्यूमर को, तो वो क्या करेगा, कंज्यूमर सिर्फ एक यूनिट की ही कंजप्शन नहीं करवाता जाएगा, वो एक से ज़्यादा यूनिट्स, मतलब एक से ज़्यादा कॉमोडिटी की कंजप्शन करवाएगा। अ कंज्यूमर शुड बाय ओनली दैट मैनी यूनिट्स ऑफ इट हुज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। मतलब अब कंज्यूमर को पता लग गया कि मैं अब अगर मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस तक ही लेता हूँ तब तक तो मेरे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेकिन अगर मैं फिर से अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँचता हूँ, बाद में फिर कंजप्शन करवाता हूँ, तो मार्जिनल यूटिलिटी उसको कम मिलेगी। इसका मतलब उसे पता लग गया कि जहाँ पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाएगी वहाँ तक ही मुझे गुड्स को खरीदना है, इससे ज़्यादा गुड्स को नहीं खरीदना है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। द लॉ सर्व्स एज अ फंडामेंटल बेसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। मतलब अब देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन का बेस है, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है उसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं। रिच और भी रिच होते जा रहे हैं, पुअर और भी पुअर होते जा रहे हैं। ये इसी वजह से होता है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी मनी, यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टू द रिच इज़ लेस। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी रिच पर्सन के लिए कम होती है, लेकिन पुअर के लिए वहीं ज़्यादा होती है। सो दैट इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ, इस लॉ से हमें पता लग जाता है अब हम अपनी वेल्थ को अच्छे से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, ताकि पूरे की पूरी सोसाइटी में टोटल वेलफेयर बढ़ सके। मतलब पुअर के फेवर में सब कुछ किया जाना चाहिए, पुअर की इनकम बढ़ानी चाहिए या इक्वालिटी लानी चाहिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जी सकें। इसीलिए ये लॉ हमारा बेस बनता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, ताकि पूरी की पूरी सोसाइटी में वेलफेयर बढ़ सके। तो ये आपके सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक लिंक भी प्रोवाइड किया है, अगर आप उस पेज को ज्वाइन करना चाहें, लाइक करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू।